हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो स्टेट रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो फर्स्ट है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ठीक है। सो टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता। सो देखते हैं कि क्या रीजन है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी पहले कौन कंडक्ट करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही करेगा जिसके पास आयंस होंगे ना। ठीक है। आयंस होंगे। सो अगर हमारे सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, सो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। ठीक है। अगर हमारे सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर होगी। अब देखो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, मींस नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस मोर, तो हम कह सकते हैं जो कंडक्टर है वो हमारा कैसा है, एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है। सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है। सो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करेगा जिसके पास आयंस होंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि टैप वाटर में ऐसा क्या होता है। सो देखो, अगर हम टैप वाटर की बात करें, टैप वाटर, सो टैप वाटर में काफी सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है। क्या प्रेजेंट रहती है? इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज आप कह सकते हो जिससे काफी सारे सोल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। सॉल्ट की इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो सोल्ट होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं ये। सॉल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स ही तो हैं। ठीक है। दो आयन से मिलकर ही सॉल्ट बन रहा है ना। जैसे अगर आप NaCl को देखो, तो NaCl कैसे बना? सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से। सो दो आयन जो है यहाँ पर कंबाइन हुए और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। सो बेसिकली आपके सोल्ट्स प्रेजेंट है, और भी आपके काफी सारी, आप कह सकते हो कि एसिडिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, बेसिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है। सो ये सारे कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। सो अगर ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है। सोल्ट जो है वो आयंस, जैसे अगर NaCl है, अगर ये पानी में है, सो कैसे होगा? Na अलग होगा और ये जो क्लोराइड आयंस है ये अलग होंगे। ठीक है। सो पानी में कुछ इस टाइप से ही हमारे पास रहेंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, Na+Cl। सो कुछ इस टाइप से हमारे पास आयंस रहते हैं। ठीक है। सो इनकी वजह से ये जो आयंस हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो ठीक है। सो अभी हमें पता लग गया कि टैप वाटर में रहती है काफी सारी इम्प्योरिटीज, और ये इम्प्योरिटीज एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती हैं, सोल्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं ये इम्प्योरिटीज। और ये कैसे एग्जिस्ट करेंगी? आयंस की तरह एग्जिस्ट करेंगी, एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बट डिस्टिल वाटर में ऐसा क्या है? देखो, डिस्टिल वाटर में इस टाइप की कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है। सो डिस्टिल वाटर, आप कह सकते हो इट इज फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम ऑल सच इम्प्योरिटीज। ठीक है। जैसे हमारे पास टैप वाटर में प्रेजेंट थी, सो वैसे डिस्टिल वाटर में हमारे पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहेंगी। सो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सच इम्प्योरिटीज एज इन टैप वाटर। सो जैसे टैप वाटर में हमारे पास इम्प्योरिटीज थी, वो तो नहीं है। अब इम्प्योरिटीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है। सो इट मीन्स ये जो इम्प्योरिटीज नहीं है, सो यहाँ पर आयंस जो है वो भी नहीं रहेंगे ना। आयंस कैसे एग्जिस्ट करेंगी जब इम्प्योरिटीज होंगी? अब वो एसिडिक हो, बेसिक हो, कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, इस टाइप से। सो कोई ना कोई इम्प्योरिटी तो होनी चाहिए। अब अगर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, सो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर ही नहीं सकता ना, बिकॉज आयंस नहीं होंगे, फिर आयंस कहाँ से आएंगे? ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी, आप कह सकते हो कोई भी सोल्ट इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है।
So, किसी भी सोल्ट की आपको इम्प्योरिटी जो है नहीं दिखेगी यहाँ पर। सो देयरफॉर जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ सोल्ट्स एंड दैट एग्जिस्ट इन आयंस, ठीक है। सो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है वो, और अगर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, टैप वाटर। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर आप कह सकते हो ये है, एंड इट डजंट कंटेन एनी impurities of salts or any acidic or basic impurities, therefore it does not conduct electricity, ठीक है। so this is all about question number 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द समर सीजन a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk। सो बेसिकली समर सीजन में जो मिल्कमैन होता है वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों डालता है। सो देखते हैं इसका भी। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हम फ्रेश मिल्क जो है हमारे पास उसमें बेकिंग सोडा क्यों ऐड कर रहे हैं समर्स में, ठीक है। सो हम नहीं, बेसिकली जो मिल्कमैन है वो ऐड करता है, ठीक है। सो जो फ्रेश मिल्क में हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, और देखो यहाँ पर विंटर सीजन नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, मेंशन किया है क्लियरली इन समर सीजन। तो समर सीजन में ऐसा क्या होता है फिर। तो देखो समर सीजन में टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है ना, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है, सो टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है। सो समर सीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। सो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो हमारे माइक्रोब्स हैं, या जितने भी हमारे, आप कह सकते हो जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हमारे, ठीक है, ये सारे आप कह सकते हो कि ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे ये मिल्क में, ठीक है। अब मिल्क में कैसे दिखाएंगे, देखो जो मिल्क का, प्योर मिल्क का या फ्रेश मिल्क आप कह लो, जो इसका पीएच रहता है वो रहता है इन बिटवीन 6.5 टू 6.8, और थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, जैसे 6.4 हो गया, 6.9 या 6.8। सो जनरली इसी रेंज में रहता है, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क का पीएच होता है या प्योर मिल्क आप कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका पीएच कुछ इस रेंज में लाई कर रहा है, और हमें पता है कि एग्जैक्टली 7 वाला हमारा पीएच हो तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है, या जो हमने ले रखा है कोई भी सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इससे कम हो तो एसिडिक जो करेक्टर है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, जैसे 6, 5, 4, 3। इस टाइप से अगर पीएच हमारा डिक्रीज करने लगे, सो जो हमारा पीएच है अगर डिक्रीज होगा इस टाइप से, सो एसिडिक करेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर ज्यादा है, अब टेम्परेचर ज्यादा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बेसिकली जो मिल्क में लैक्टोज शुगर होगी, लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में, सो इसको कन्वर्ट कर देंगे ये किसमें, लैक्टिक एसिड में। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा। और फर्मेंटेशन होने की वजह से आप देख सकते हो जो शुगर थी, लैक्टोज शुगर, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अवॉइड करने के लिए, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, बेसिकली एसिड बन गया ना, ठीक है। सो अब ये एसिड, ये जो बना, अब ये, इसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है या इसको कौन खत्म कर सकता है, इसको कोई एक बेस ही तो खत्म कर सकता है ना, ये जो लैक्टिक एसिड हमारा फॉर्म हुआ। अब इस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए कि लैक्टिक एसिड ना बने, और या जो बना भी है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज इट, सो वी नीड टू ऐड सम बेस, ठीक है। सो हमें कोई बेस ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड सम बेस, ठीक है। सो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यहाँ पर हमने कुछ बेस डालना होगा। अब बेस देखो इन्होंने क्या यूज कर रखा है यहाँ पर, बेकिंग सोडा, ठीक है। सो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेस ही तो है ना, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, बेस। अब ये क्या करेगा, ये बेस है तो ये लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो इस वजह से हम जो है बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। अब देखो विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा कम रहता है, और आप कह सकते हो कि मिल्क में इतनी इजीली जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे वहां पर, ठीक है ना। सो जब टेम्परेचर कम रहेगा, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर ग्रो करेंगे, जहां पर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करेंगे ना। सो अभी जो विंटर सीजन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे सो फर्मेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इस वजह से हमें विंटर सीजन में जो है बेस नहीं डालना पड़ता। लेकिन समर सीजन में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो शुगर है लैक्टोज शुगर वो लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट हो रही है, उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस ऐड करते हैं, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि फ्रेश मिल्क जो है गेट सोर्ड इन समर, ठीक है। सो ये सोर, इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा आ जाएगा, पीएच अगर कम हो जाएगा 6.5, जो 6.8 में लाई कर रहा था, तो पीएच और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब जैसे ही एसिड बनेगा यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड, सो जो फ्रेश मिल्क का पीएच होता है अब वो कम हो जाएगा ना। सो पीएच कम हो गया तो एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। सो तभी हम बोल रहे हैं कि फ्रेश मिल्क गेट सोर्ड इन समर बिकॉज इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, ठीक है, ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो बेकिंग सोडा is basic in nature and therefore it neutralizes all the lactic acid produced and prevents the milk. So इस टाइप से हम मिल्क को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली वी ऐड, और आप कह सकते हो कि मिल्कमैन जो है ऐड कर रहा है, ठीक है। सो मिल्कमैन एड्स बेस, कौन सा बेस डाला है उसने, बेकिंग सोडा, ठीक है। मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क to prevent the milk from getting sold, ठीक है, from getting sold, ठीक है। और ये कब है, इन समर्स, समर सीजन में ये हो रहा है ना ये, ठीक है। सो इन समर्स मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम गेटिंग सोल्ड, ठीक है। सो यहाँ हमने इस टाइप से अपना जो मिल्क था उसको प्रिजर्व कर लिया, ठीक है ना, बेस डाल के। बेस डालने से जो हमारा मिल्क है वो प्रिजर्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड, ये हो गया, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। अब देखो हम डाइल्यूशन की बात करते हैं और जो आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ना, कि किसी एसिड को ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाना है, ठीक है। कोई एसिड है उसको ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाना है, और एक एसिड है उसको डाइल्यूट करना है। सो आप कह सकते हो डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में बेसिकली हम वाटर ही तो ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। डाइल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वाटर ही तो ऐड कर रहे हैं अपने एसिड में। अब अब यहाँ जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि एसिड इज एडेड टू वाटर, लेकिन नॉट वाटर टू एसिड। सो एसिड को हम वाटर में, देखो यहाँ देखते हैं, थर्ड हमारा है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, देखो हमारे पास ऐसे समझ लो कि दो बीकर है, ठीक है, बीकर ए और बीकर बी। इस बीकर ए में पहले से प्रेजेंट है वाटर, और हम यहाँ से कर रहे हैं एसिड ऐड, और इस बीकर बी में पहले से प्रेजेंट है एसिड, और यहाँ हम कर रहे हैं वाटर ऐड, ठीक है। सो दोनों ही प्रोसेस हमारे कैसे हैं,
दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन ही तो हो रहा है ना, ठीक है। सो डाइल्यूशन हो रहा है। अब ये जो डाइल्यूशन होगा, ये कह रहे हैं कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, हम एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, बट वाटर को एसिड में क्यों नहीं ऐड करते, वाटर को हम क्यों नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, एसिड को हम वाटर में क्यों डाल रहे हैं। सो ये जो हमारा बीकर बी वाला है, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है। आप कह सकते हो अगर हमारे पास दो इस टाइप से हैं कि बीकर ए और बीकर बी, और एक जगह वाटर में हम एसिड का ऐड कर रहे हैं और एक जगह एसिड में वाटर, सो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जो है वाटर में एसिड डालना चाहिए, ठीक है। आपके पास वाटर हो बीकर में और आप एसिड उसमें डाल रहे हो, सो ऐसा इसलिए बिकॉज जब हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, सो ये हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी हीट जो है वो इवॉल्व होने वाली है जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। सो हमारी जो है हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट इवॉल्व, ठीक है, हीट इवॉल्व होगी। अगर हीट इवॉल्व होगी तो बीकर जो है वो कैसा हो जाएगा, अगर आप बीकर को टच करोगे यहाँ से तो जो बीकर का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। सो इस केस में जो बीकर है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीकर बी की बात करें ना, अगर मेरे पास काफी सारा एसिड है और मैं उसमें वाटर जो है ऐड कर रही हूँ, और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो जो ये एसिड है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीकर है ना क्रैक ना कर जाए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एकदम से इसमें जो है जिसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं ना, इसमें जो हीट इवॉल्व होगी वो और भी ज्यादा होगी। जो बीकर ए में हीट इवॉल्व होगी वो कम होगी। सो यहाँ पर जो हीट आपकी बन रही है वो ज्यादा लॉस हो रही है ना, ठीक है। सो हीट यहाँ पे आपकी ज्यादा बन रही है बहुत, जब आपने वाटर में जब आप वाटर ऐड कर रहे हो एसिड में, ठीक है, आपके पास एसिड है बीकर में और आप अगर उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है, इस वाले केस में, बी वाले में आप कह सकते हो, इस वाले केस में पर्टिकुलरली जो हीट रिलीज होगी वो काफी हाई अमाउंट में होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एसिड है वो आपकी फेस पे ही ना आ जाए, ठीक है। सो इन सब कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, या आप कह सकते हो कि हमें एक ये प्रिकॉशन लेने के लिए क्या करना होगा, हम एक प्रिकॉशन लेंगे और वो ये है कि हम एसिड जो है वो ऐड करेंगे किसमें, वाटर में, बट नॉट वाटर टू एसिड। सो वी ऑलवेज ऐड so we always add acid to water but not water to acid, ठीक है। तो भी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड पॉइंट, जो यहाँ पे हीट आपकी इवॉल्व होगी वो ज्यादा अमाउंट में होगी बीकर बी में, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ हीट, मोर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में आपकी यहाँ से हीट आ रही है, ठीक है। और थर्ड हमने देखा कि जो आप थर्ड पॉइंट इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि जो हीट इवॉल्व हो रही है ये तो ठीक है। सो यहाँ पर जब हम एसिड ऐड करेंगे ना वाटर में, आप ये कह सकते हो, सो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगी वो बहुत ही लेस अमाउंट में होगी, ठीक है। सो थर्ड आप ये कह सकते हो कि जो बीकर ए में, जो हमारा बीकर ए है, इसमें जो हीट इवॉल्व होगी वो कैसे होगी, लेस अमाउंट में। सो ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, और सेकंड है आपका ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी बीकर बी में, और बीकर ए में जो हीट इवॉल्व होगी यहाँ पे वो बहुत ही कम अमाउंट में होगी। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर बट नॉट वाटर टू एसिड। सो देख सकते हो आप
कि एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ वाले पे। अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो हमने जितने भी बेसिस अपने देखे हैं, बेसिस हमने जितने भी देखे हैं, अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, सो देखो हमारे जितने भी बेसिस रहते हैं, बेसिस जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सारे कैसे हैं, ये सारे बेसिस क्या हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे Na+, और मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, KOH को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये वाटर में जाएंगे तो ठीक है। सो यहाँ पर तो इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहा है साफ साफ कि प्रेजेंट है, लेकिन अमोनिया में ऐसा क्या है, ये तो NH3 है, यहाँ पर तो आपको देख रहे हो कि कोई भी OH आयन आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप कह सकते हो यहाँ आपको नहीं दिख रहा। सो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट नहीं है, नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है फिर ये बेस जो है कैसे है। ठीक है, सो देखो अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो यहाँ से हमारा बेसिकली बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देख सकते हो आप, NH4OH। ठीक है, और ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि बैलेंस है या नहीं। सो ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। ठीक है, सो अभी के लिए ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड है। अब आप देखो यहाँ पर हमारा क्या बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा आयंस की फॉर्म में। ठीक है ना, वाटर में ये आयंस की फॉर्म में रहेगा कुछ इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन। सो अब यहाँ से हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर भी दिख रहा है। सो हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और अब तो ये आ ही गया ना पानी में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो है क्या है, एक बेस है। ठीक है, सो अगर कोई भी, अगर आप ऐसा बेस देखो या कोई भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल गिवन हो कि वो एसिड है या फिर बेस, तो हम उसकी रिएक्शन जो है वाटर में करवा के देख सकते हैं। जैसे जैसे अमोनिया है ना, सो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नहीं दिख रहा, तो आप इसमें वाटर ऐड करो, देखो कि क्या बन रहा है। ठीक है, अगर वहां से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, सो इट मीन्स कि वो बेस है। अगर फिर भी नहीं बनता, तो फिर जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा बाकी फैक्टर्स पे कि ये बेस है या नहीं। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, सो जो अमोनिया है ये एक बेस है, बिकॉज वाटर में जैसे ही हमने इसको रखा, सो यहाँ से हमारा बन गया NH4OH। ठीक है, सो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, कि जो अमोनिया है वो एक बेस है बट इसके पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। सो अभी देखा कि वाटर में जाने के बाद कैसे इसके पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ठीक है, so that's all guys for today, so thank you so much for watching.